हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की वीडियो में। तो सबसे पहली चर्चा हम करते हैं जीडीपी के डेटा से। जो जीडीपी के डेटा पेश किए गए, हालांकि वो मार्केट के क्लोजिंग आवर्स के बाद पेश किए गए, और जो जीडीपी के डेटा थे वो बड़े ही दमदार धमाकेदार नंबर्स जो है जीडीपी के Q2 के डेटा पेश किए गए। और जो सरकार ने जब ये डेटा पेश किए तो उसको देखने के बाद सभी लोगों की आंखें खुलकर जो है रह गई कि इतने बढ़िया डेटा कहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है वो 8.2% की ग्रोथ दिखाते हुए नजर आए। अब इसका रीज़न समझिएगा। सबसे पहली बात कि जो डेटा आए हैं सबसे मजबूत वो मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में हुआ क्या कि देखिएगा, मोदी जी ने बोला 15 अगस्त को कि भाई साहब जीएसटी कट होगा। अब जीएसटी कट होगा अक्टूबर 22 से, और मेरी एग्जैक्टली ध्यान नहीं 21 या 22 जो डेट थी, यानी कि ये सितंबर की डेट थी। तो अब यहाँ पर 15 अगस्त को मोदी जी ने अनाउंस कर दिया। अब जैसे ही जीएसटी कट की बात आई तो कुछ ऑटो कंपनीज ने तो जो है पास ऑन करना शुरू कर दिया, या बाकी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम्स हैं वहाँ पर वो बड़ी बड़ी कंपनीज ने कहा कि चलो हम इसको पास ऑन करते हैं। लेकिन लोगों को फिर भी यकीन नहीं होता, लेकिन लोग जो है फेस्टिवल सीजन में ही खरीदते हैं। अब यहाँ पर नवरात्रों के अंदर जो है खरीदारी होनी लाजमी थी, और वहाँ पर जो है आप लोग जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है वो शुभ दिन माने जाते हैं, और वहाँ पे एक अच्छी खरीद फरोख्त जो है होती है। और वही दिन था जहाँ से जीएसटी कटाना था। लेकिन यहाँ पर इंक्वायरीज बढ़ गई 15 अगस्त के बाद। इंक्वायरीज बढ़ गई जी, हमें ये खरीदना है, हमें ये गाड़ी खरीदनी है, हमें एक 4 व्हीलर खरीदना है, हमें 3 व्हीलर खरीदना है, हमें 2 व्हीलर खरीदना है, हमें फ्रिज खरीदना है, हमें एसी खरीदना है, हमने मोबाइल फ़ोन खरीदना है। तो जीएसटी का कितना बेनिफिट है। कंपनी ने विश्वास दिलाया कि भाई हमने जीएसटी काट दिया, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है नहीं, ये जीएसटी पूरा नहीं काटा है, ये जीएसटी तभी कटेगा जब 20-21 तारीख आएगी। तो कंपनी को ये भरोसा हो गया था कि हाँ, डिमांड तो हमारे पास आनी है। तो जो भी डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वहाँ से मैन्युफैक्चरर को सीधा आदेश गया जी हमारी इतनी डिमांड है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली। हालांकि वो सेल तो लास्ट के 8-9 दिनों में हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट 15 अगस्त के जस्ट बाद ही शुरू हो गया। तो वो जो इम्पैक्ट है मैन्युफैक्चरिंग का वो इसके अंदर आया है इस क्वार्टर के अंदर। अब वो अगले क्वार्टर में आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। तो जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो इन बात को समझते हैं। दूसरी बात है कि जो डेटा था, जो एक्सपेक्टेशन थी वो 7.2 के आसपास थी, और पिछले क्वार्टर की 7.8 थी। उसके सामने 8.2 काफ़ी बेहतर जो है मानी जा रही है। और इस डेटा के सामने अगर हम बात करें तो जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट होती है। एक होती है जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस, और जीडीपी एट ए करंट प्राइस। जो जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस होती है उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, और जीडीपी एट ए नॉमिनल प्राइस या जीडीपी एट करंट प्राइस, उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। तो ये जो डेटा है, जो 8.2% की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ आई है रियल जीडीपी पे, जिसका बेस है 2011-12, यानी कि आज से तकरीबन 14 साल पहले जो प्राइस होते थे उन प्राइस के हिसाब से आज हमने अपनी जीडीपी को कैलकुलेट किया है। तो उस प्राइस को बेस लेते हुए जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन आ रही है हमारी जो है 8.2% की। लेकिन अगर हम उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दें, यानी कि जितनी महंगाई बढ़ी है उसको भी इन प्राइस में इनकॉर्पोरेट कर दें, तो वो जीडीपी आ रही है 8.7%। यानी कि कहने का मतलब है कि जो रियल जीडीपी है प्लस जो इन्फ्लेशन का रेट है वो अगर हम एडजस्ट कर लें तो वो जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो आ रही है 8.7%। और जबकि हम जितने भी निवेशक लोग हैं या जितने म्यूचुअल फंड्स के एनालिसिस्ट हैं वो ये बात मानते हैं कि भारत में 12% की CAGR कंपनीज के प्रॉफिट में रहेगी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12% रहती है। 7% के आसपास हम मान लो जीडीपी, और 5% की इन्फ्लेशन, 8% ग्रोथ है तो 4। तो यही जो है पूरा अनुमान, जितनी भी कंपाउंडिंग के जो टीचर्स हैं वो सब यही बात करते हैं कि जी 12% से आप ये म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो इतना कंपाउंड होकर इतना पैसा हो जाएगा। तो उनका बेस ये जो है ये नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट होती है। तो नॉमिनल जीडीपी के एंगल से आप देखेंगे तो ये डेटा वीक है। लेकिन जिस तरीके से हेडलाइन नंबर्स हैं रियल जीडीपी आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगी। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो डेटा, इसमें सबसे दमदार जो रिजल्ट आए वो मैन्युफैक्चरिंग के आए हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शंस के आए हैं। तो कंस्ट्रक्शन में भी आप लोग मानते हैं कि भाई जो घर लेने वाले लोग हैं उनका भी
जो है रुझान रहता है फेस्टिवल सीजन में। और दूसरी बात है कि जीएसटी का जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अनाउंस की और जिस तरीके से उसकी पब्लिसिटी हुई, एक अच्छी डिमांड जो है उसकी वजह से निकल कर आई, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मेक इन इंडिया वाला जो प्लान है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में जो स्लो डाउन हो की उम्मीद थी वो जीएसटी कट ने जो है कंपनसेट कर दिया, और वहाँ पर हम देखें तो बेहतरीन ही जो है रिजल्ट वहाँ पर देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं, यानी कि जो एक्सपेंसेस है उनका हम टोटल लगाते हैं। दूसरा अप्रोच होती है इनकम अप्रोच, लेकिन यहाँ पे जो अप्रोच है वो एक्सपेंडिचर अप्रोच है जो इंडिया जिसको फॉलो करता है। अब इसी के बीच में अगर हम देखें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 3.5% की ग्रोथ करता हुआ नजर आया, जो कि पिछले साल के सेम लेवल से कम है। तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर ने डिसअपॉइंट किया है। अब इन सब के बीच में जो है आईएमएफ कूद गया। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है कि जो जीडीपी का डेटा है आपका, जो कैलकुलेशन का तरीका है, जो आपके नेशनल अकाउंट्स की जो टीम है एनएसओ वाली, वो ये जो कैलकुलेशन करती है उसका जो बेस है वो और जो उसका मैकेनिज्म है जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो बिल्कुल सी ग्रेड है। यानी कि 3 ग्रेड में रखते हैं वो जनरली, ए, बी और सी, और डी ग्रेड को तो वो मानते हैं कि जो बिल्कुल बेकारी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे सी ग्रेड में जो है आईएमएफ ने रखा है। अब उनका जो रीज़न है वो जो वैलिड रीज़न है वो पहला रीज़न है वो ये कहते हैं कि 2011-12 का बेस आप ले रहे हैं। अब 2011-12 का जो बेस है, जो होलसेल प्राइस अगर वहाँ के लेते हैं और उसको आज कंपेयर करते हो तो वो कोई जस्टिफाई नहीं है, तो बहुत दूर का पीरियड हो जाता है। दूसरा वो कहते हैं कि उस समय पर जो कंजम्पशन लोग करते थे, जिस तरीके की कंजम्पशंस होती हैं, वहाँ पे जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो बदल गया है। चलिए, वो उन्होंने लिखा है इन्फ्लेशन के अंदर कि जब आप इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया कि आपका इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का तरीका भी जो है ठीक नहीं है, क्योंकि जो बास्केट थी कंजम्पशन करने की 2011-12 में, और जो आज की डेट में लोग जो चीज़ कंज्यूम करते हैं, जिन जिन आइटम पे पैसा खर्च करते हैं, उस समय 2011-12 में मोबाइल पे इतना शायद खर्चा नहीं होता होगा, इंटरनेट पे इतना खर्चा नहीं होता होगा, ट्रैवलिंग पे इतना पैसा खर्च नहीं होता होगा। तो कहता है वो बास्केट जो है वो ठीक नहीं है। तो जिस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो डेटा आपने लिया वो बड़ी बड़ी कंपनी से ले लिया, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा है वो आपने सही ढंग से नहीं लिया है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप सही तरीके से कैलकुलेट करते नहीं है, तो जिसकी वजह से सी ग्रेड जो है बताया है। लेकिन इन सब के बीच में जो प्लस बात है वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन रियल जीडीपी का डेटा 8.2% है, ये हेडलाइन है। अब इसके बीच में जो है पोल्यूशन आ जाता है हमारी खांसी के लिए, तो उसके लिए जो है हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में रहेंगे तो पोल्यूशन तो झेलना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन नॉमिनल जीडीपी जो है वो 8.7% है। अब 8.7% की जो जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी है, जो कि एक ख़राब नंबर है। और दूसरी जो नेगेटिविटी फैलाई है आईएमएफ ने वो तो है ही, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इसको बेस को जो है अगले क्वार्टर से बदल देंगे। तो देखते हैं उसमें जो चीज़ें निकल कर आती हैं। अब बात करते हैं अपने बाज़ारों पे। अब बाज़ारों में क्या, बाज़ारों में कैसा देखने के लिए मिल सकता है वो तो अभी मैं चर्चा करूँगा ही, लेकिन इस बीच में अगर हम देखें तो फ्राइडे का दिन रहा गोल्ड और सिल्वर के लिए, और सिल्वर में 6% की तेज़ी कोमेक्स के अंदर हुई, लगभग 5.5% के आसपास की तेज़ी सिल्वर में देखने के लिए मिली, और गोल्ड में भी एक तेज़ी बनी हुई है, और नीचे से दोनों जो सेट्स क्लास है वो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। और देखिएगा ये जो गोल्ड के अंदर जो तेज़ी बनी हुई है और गोल्ड में वीकनेस आती है और फिर ऊपर आ जाता है, ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि जो लिक्विडिटी है ग्लोबली वो गोल्ड को क्यों चेस कर रही है, वो इक्विटी को क्यों नहीं चेस कर रही, और इक्विटी में भी चेस कर रही है तो खाली एआई या इस तरीके के जो मॉडल्स हैं उन्हीं को चेस कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो गोल्ड के प्राइस है और जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो कहीं पर मिसमैच दिखा रही है, कि भाई जो पैसा आ रहा है वो गोल्ड में यानी कि सेफ असेट्स की तरफ जा रहा है बजाय के इक्विटी के जाने के। और जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो सब चाह रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काट दिया जाए। इतनी लिक्विडिटी के बावजूद भी गवर्नमेंट को पता है कि जो इकोनॉमीज हैं उनमें मंदी है। जैसे अभी आपने देखा कि जो नॉमिनल जीडीपी का डेटा है वो हमारे जो 12% हम नॉर्मली रखते हैं उसके नीचे आ रहा है। दूसरी बात जो है, जो देखने की वाली बात है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोन लेती हैं, और वो जो कर्जा लेती हैं वो जितना सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना गवर्नमेंट को फ़ायदा है, क्योंकि उसको आसानी से खर्च कर सकें। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है उसको सबको समझ में आ रहा है कि भाई जो ग्लोबल डेट है वो बढ़ता जा रहा है, और हमारे पास अगर लिक्विडिटी है तो हम सेफ हेवन असेट्स की तरफ मूव करेंगे। यही रीज़न है कि गोल्ड के अंदर एक बुलिश मोमेंटम अभी भी बना हुआ है।
और यूएस भी चाह रहा है क्योंकि उसको डेट अभी और रेज करना है, तो उसको और डॉलर्स प्रिंट करने हैं। तो इसलिए आप देखेंगे फेडरल रिजर्व पे भी प्रेशर बन रहा है कि जो है 25 बेसिस पॉइंट का एक कट आपको देखने के लिए मिले, यानी कि 0.25% का कट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब इन सबके बीच में भारत के अंदर भी ये चर्चा है क्योंकि भारत सरकार को भी कर्जा चाहिए, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने का जो बेनिफिट है वो लोगों के पास लिक्विडिटी पहुंचाने का तरीका है। लेकिन अगर आप पूरे डेटा को भी देखें, अगर मैं जीडीपी के डेटा को भी देखूं, तो इसमें एक चीज़ तो थी कि रूरल की डिमांड कम है, रूरल एक्सपेंडिचर कम है, जो ग्रोथ है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। यानी कि जो सुपर रिच या रिच वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वहीं पर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या डिमांड जो है एक्सपेंडिचर्स हैं। तो अगर हम कंट्री के 75% हिस्से को देखें तो वहाँ पे डी ग्रोथ नज़र आ रही है, और 25% जो कंट्री की पोजीशन है वहाँ पर आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन गवर्नमेंट को तो पैसा रेज करना है, तो जो 25% जो पैसा जो लोगों के पास है, जो मतलब आप ये मान सकते हैं कि जिनके पास खर्च करने के बाद सेविंग करने के लिए भी पैसा बचता है, वो 25% पैसा आप देखिए किधर मूव कर रहा है। वो मूव आपने देखा बैंक एफडी में ग्रोथ नहीं थी, जो ग्रोथ रेट है डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी लोअर साइड में बैंकों की। लोन लेने वाले लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो असेट्स क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। जिनको पैसा चाहिए नहीं उनको बैंक जबरदस्ती फ़ोन करके कहता जी लोन ले लो, और जिनको लोन चाहिए वो पैसा वापस नहीं देते। ये एक समस्या है। अब इसी बीच में भारत सरकार को तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट काटना है, तो आरबीआई को ये आदेश है कि भाई उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट काटना है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी लोअर साइड है और गवर्नमेंट के लिए इजीली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डेट उठाना है वो भी सस्ते रेट से आएगा। तो वास्तव में गवर्नमेंट की जो फंडिंग्स है वो सस्ते रेट पे हो जाती है। तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स के बाद जो पैसा है वो आएगा तो पब्लिक के हाथ में। अब जो सेविंग करने वाले लोग हैं, यानी कि जो 25% लोग हैं, वो पैसा कहाँ डाल रहे हैं? तो आप देखिएगा कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर बम्पर बाइंग हुई है पिछले महीने, सिल्वर ईटीएफ के अंदर बम्पर बाइंग हुई है पिछले महीने, ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी, यानी कि ग्लोबली आप देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ रही है वो आपको खर्च तो किसी ने करनी नहीं। आप मान लीजिएगा महीने में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपके महीने के खर्चे 1 लाख रुपए हैं। अगर आपकी इनकम 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो जाएगी तो 5 लाख एक्स्ट्रा आप कोई खर्चे में थोड़े करेंगे, 10-20 हज़ार बढ़ा देंगे। लेकिन जिसकी इनकम ही महीने की 30,000 रुपये है और उसका 25,000 रुपये का खर्चा है, तो अगर उसकी 35,000 होगी तो उसका खर्चा वो अपने आप को अपग्रेड कर लेगा। तो ये चीज़ देखने के लिए आ रही है। जो महंगी चीज़ें हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं, उनमें डिमांड भी ठीक है, लेकिन जो लो प्राइस आइटम्स हैं वो फाइनेंस पे बिक रही हैं। और हम पीछे भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो जनरली मोबाइल फ़ोन्स हैं या जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जो तुरंत फाइनेंस हो जा रहे हैं, उनमें एनबीएफसीज को रिकवरी करने में दिक्कत हो रही है और उसमें बैड लोन्स की समस्या 3% तक पहुँच गई है। अब ये चीज़ें जो है समझने वाली बात है कि जो पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा वो किन चीज़ों को चेज़ कर रहा है। तो अभी भी लोग इक्विटी पे पूरा विश्वास नहीं कर रहे हैं, और इक्विटी में भी यूएस के अगर हम देखें तो जो एआई वाले जो स्टॉक्स हैं वहीं पर जो है पैसा ज़्यादातर जाता हुआ नजर आ रहा है, या गोल्ड या सिल्वर की तरफ, और हमें अभी लगता है कि शायद यहाँ पे अभी और मूव करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं एफआईआईज़ के डेटा को। एफआईआईज़ के डेटा में भी अगर हम देखें तो एफआईआईज़ हायर प्राइस पर एक प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में है, वो उनके एफएनओ के डेटा में भी नजर आ रहा है। अगर हम उनको देखें तो कोल बेच के चलते हुए नजर आ रहे हैं, पुट खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, और कैश मार्केट में बेचने, तीनों के तीनों डेटा जो है बेरिश है। हालांकि उन्होंने बैंक निफ्टी में जरूर पोजीशन प्लस साइड में फ्यूचर्स प्लस किए हैं, और निफ्टी के अंदर लगभग उतने ही फ्यूचर्स उन्होंने माइनस कर दिए। तो नेट एफआईआई तो देखिएगा फ्राइडे को मंदी बना के गए हैं। प्रो के जो डेटाज हैं वो अगर हम देखें तो उन्होंने बाजार को रोकने की जो पोजीशंस होती है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा वैसी पोजीशन बनाई है, यानी कि कॉल बेच के जा रहे हैं, और पुट थोड़ी हल्की से स्लाइडली खरीदते जा रहे हैं, जबकि उसकी हेजिंग उन्होंने प्रो वालों ने स्टॉक्स और इंडेक्स के फ्यूचर्स खरीदते, तो उनके डेटा कोई खास वीक है नहीं। तो यहाँ पे इनके डेटा न्यूट्रल्स हैं। क्लाइंट के डेटा देखें तो भयंकर तेज है, भयंकर तेजी में कॉल खरीद रहे हैं भैया और तेजी होएगी, पुट बेच रहे हैं बाजार में ऊपर जाएगा तो पुट के भाव टूट जाएंगे, फ्यूचर भी हमें दे दो, 25,000 फ्यूचर भी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर इन सब के बीच में जो डेटा है रिटेल के काफ़ी मजबूत है, और मैं डीआईज के एफएनओ के डेटा मैं इंपॉर्टेंट मानता नहीं, क्योंकि सब हेज पोजीशंस होती हैं, जो उनके बड़ा पोर्टफोलियो उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स बेच के रखते हैं। उनकी नेट पोजीशंस कैश की देखनी चाहिए, और वो कैश में जबरदस्त तरीके से बुलिश अभी भी है। अब यहाँ पर बाजारों के अंदर अगर हम वनडे के चार्ट में देखें तो देखिएगा एक गैप अप की उम्मीद जो है पूरा जो है इन्वेस्टर कम्युनिटी कर रही है, और वो गैप अप जबरदस्त भी हो सकता है कि भाई क्योंकि जीडीपी का डेटा है 26,200 पे बाजार बंद हुआ है,
हो सकता है कि आप लोग 26,500 की उम्मीद कर रहे हो, 26,600 की उम्मीद कर रहे हो सकता है, मैं भी मानता हूं कि यहां पे गैप अप हो सकता है। लेकिन इसको ना क्लोजिंग बेसिस पे देखिए, जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पर 26,300 को पार करके क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक हर जो राइज है, हर जो गैप अप होगा वो बिकने के लिए आएगा। और जब तक 26,300 नहीं आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि बाजारों के अंदर 26,300 से ऊपर जब क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक बाजार मंदी के ही संकेत देगा। बाजारों में एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम बाजार टूटने वाला है, पर हाँ बाजार में एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो दिग्गज प्लेयर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, अदर देन DIIs, क्योंकि DIIs तो हमेशा तेजी में ही रहते हैं और क्योंकि रिटेल का जो म्यूचुअल फंड का पैसा आता है, लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर हम देखें तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न है, यानी कि वहाँ पर माल बेचने की चेष्टा कर रहे हैं धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी में नहीं बेच रहे। और फिर वो जब उनको लगेगा कि हाँ अब बाजार जो है संभलने के लिए तैयार नहीं है, तब उनकी जो आइटम्स हैं वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे FNO के। तो FNO के डेटा अभी कोई ऐसा भयंकर तेज हमें दिख नहीं रहे हैं, सॉरी भयंकर मंदी के दिख नहीं रहे हैं, न्यूट्रल पोजीशंस हैं। लेकिन हाँ FIIs की तरफ से एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न जो है जरूर स्टार्ट हो रखा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 डेज के जो वीकली कैंडल्स हैं, तो वीकली कैंडल्स के अंदर जो पैटर्न्स हैं वो भी मजबूत है, और लेकिन जो पुराने हाइज हैं उन्हीं हाइज के आसपास जो है बाजार रुक रहा है। तो जब तक 26,300 नहीं टूटता है तो हमें लगता है कि 25,300 से 26,300 की एक रेंज है। और अगर बाजार गैप अप में खुलते हैं तो हमें लगता है कि वो गैप अप शायद सस्टेन नहीं करेगा। MACD पैटर्न के ऊपर देखें तो निफ्टी के अंदर अभी भी बुलिश पैटर्न है MACD में, और यहाँ पर अगर हम 1 डे चार्ट में देखें तो यहाँ पर जो एक न्यूट्रल पोजीशंस हैं, वहीं पर अगर 1 मंथ के चार्ट पे देखें तो निफ्टी के अंदर अभी भी जो पैटर्न बने हुए हैं वो तेजी के नहीं है। वहाँ पर अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो सारे पैटर्न, चाहे आप 1 मंथ में देखिए, चाहे 1 वीक में देखिए, चाहे 1 डे में देखिए। 1 डे में तो देखिएगा थोड़ा सा न्यूट्रल है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पैटर्न्स हैं निफ्टी बैंक के वो सब बुलिश हैं। तो यहाँ पे जो ये संकेत आए थे, अगर हम इसको GDP डेटा नहीं आया होता तो हम ये मान के चलते कि यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन होकर बाजार हफ्ते के अंत तक थोड़ा सा वीक हो जाता। लेकिन अभी क्योंकि GDP का डेटा है तो हो सकता है कि आपको 60,300 60,500 पर बैंक निफ्टी खुलता हुआ नजर आए, 60,000 प्लस पे निफ्टी खुलता हुआ नजर आए। और वहाँ पर फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न था, वो इन FIIs GDP के डेटा को किस तरीके से लेते हैं। हालांकि जो GDP के डेटा है उसमें जो नॉमिनल GDP है वो अभी भी कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, और जो कैलकुलेशंस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए होती है, और ये एक जो है हमें ऐसा लगता है कि ये पेंटअप डिमांड की वजह से क्रिएट हुई, और अगले बार जो डेटाबेस बदलेगा तो शायद फिर आपको GDP के ग्रोथ के जो डेटा है वो भी थोड़े से अलग होते हुए नजर आए, और फिर इनको रिवाइज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो 2 क्वार्टर गए उनको रिवीजन भी देना पड़ सकता है। तो निफ्टी वीकली कैंडल्स में तो देखिएगा स्ट्रॉन्ग है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि बाज़ारों में देखिएगा अब यहाँ पर GDP के नंबर के ऊपर जो है पूरा दारोमदार है। अगर बाजार 25,300 के ऊपर सस्टेन कर गया, क्योंकि निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी की जो भी स्ट्रेंथ है वो सब बैंक निफ्टी के दम पे है। अब अगर निफ्टी बैंक में कमजोरी होएगी तो शायद निफ्टी भी अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तो निफ्टी जो है जहाँ पर मेजर कमजोरी आएगी वो 25,800 के नीचे आएगी। तो 26,300 से 25,800 हमें लगता है कि एक न्यूट्रल रेंज है। 26,300 के बाद जो है तेजी बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स कवर होंगे, लेकिन वो इंट्राडे बेसिस पे नहीं है। इंट्राडे में हो सकता है कि 26,400 चला जाए, 26,500 चला जाए, वहाँ एकदम सेलिंग आ जाए, वो पॉइंट हम नहीं करें। और जहाँ तक GDP के डेटा की बात है, तो जो GDP के डेटा मेरे लिए न्यूट्रल है ये, लेकिन क्योंकि बाजार में जिस तरीके का प्रिंट है उसके हिसाब से एक बार तेजी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल GDP के डेटा को देखने के लिए मिला वो एक पॉजिटिव सरप्राइज तो है। आप उसको रियल में एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अभी भी रूरल प्रॉब्लम्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी भी अच्छा नहीं कर रहा है, डेटा जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर से ही जो है मेजरली कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप एक ब्रॉड पिक्चर देखेंगे तो 75% जो पब्लिक है उसके पास अभी भी जो है सेविंग्स नहीं है, वो अभी भी फाइनेंस पे काम कर रही है, या हम यानी कि फाइनेंस का यानी कि पैसा उधार लेकर ही काम चल रही है। और फाइनेंस में भी देखिएगा, हमने पहली बात की थी रिटेल में जो है
डिफ़ॉल्ट्स अभी भी बैंकों को भी और एनबीएफसीज को भी फेस करने पड़ रहे हैं, और स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम्स में जो फाइनेंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।